सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का अपवाह तंत्र, जिसके अंदर हमने जाना कि भारत का जो अपवाह तंत्र है वो दो प्रकार का है। या तो भारत की नदियां अरब सागर में अपना जल गिराएंगी और या फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएंगी। इसी क्रम में क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखने वाले हैं अरब सागरीय प्रवाह को हमने पिछली वीडियो के अंदर किया है, पिछले लेक्चर में हमने किया था उसे। और आज के जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम देखने वाले हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र भी मैंने आपको बताया कि एक बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ जाएंगी वो या तो आएंगी हिमालय पर्वतमाला से और या आएंगी प्रायद्वीपीय पठारों से। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि हिमालय से आने वाली नदियाँ, हमें देखना है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। कौन सा देखना है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी का हमें अपवाह तंत्र देखना है और उसमें भी हम जो देखेंगे एक नंबर पर वो देखेंगे हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ क्लियर है? तो आज हम हिमालय की नदियाँ, उन नदियों को देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएंगी। तो देखिए, सबसे पहले इस हिमालय की नदियाँ, इस नदी तंत्र के अंदर अगर हम देखते हैं, इस अपवाह तंत्र के अंदर, तो हमारे पास मिलता है गंगा ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र। ठीक है, जो गंगा और यमुना तंत्र है, गंगा यमुना नदी तंत्र। और एक हमें मिलता है इसके अंदर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हमें ये हमें ये तंत्र मिलेंगे, ऐसे क्षेत्र मिलेंगे, ऐसी नदियाँ मिलेंगी हमें जो ये हिमालय से आने वाली नदियाँ हैं और बंगाल की खाड़ी में जाएंगे। तो हम आज इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन गंगा यमुना नदी तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं कि गंगा नदी, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो उत्तराखंड जिले से होता है। और गंगा नदी जो है ये लगभग पूर्णतः भारत में बहती है और उसके बाद में ये आगे जा कर के ये बांग्लादेश में चली जाएगी। मैं आपको अलग से मैप के ऊपर भी शो करूंगा कि किस तरीके से नदियाँ कहाँ जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम एक बार इसको समझने वाले हैं कि नदी का जो बहाव है उस क्षेत्रों को हम देखने वाले हैं, कहाँ से लेकर के कहाँ तक हम इसमें जाएंगे। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर के अंदर अब ये इतना तो आपको पता ही है कि ये जो क्षेत्र है, बता रहा हूँ मैं आपको, ये उत्तर का विशाल मैदान है, क्योंकि हमने उत्तर के विशाल मैदान के अंदर हमने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं हम कि ये जो क्षेत्र है ये कौन कौन सी नदियों का क्षेत्र है। तो हमने देखा था कि सिंधु सतलज का जो नदी तंत्र है वो भी किस में आता है? उत्तर के विशाल मैदान में। और गंगा यमुना का तंत्र भी इसमें आता है। तो हमने ये देखना है, ये क्षेत्र जो है, देखिए हम इस क्षेत्र की बात करने वाले हैं आज। यहाँ से नदी जाएगी इस प्रकार से गंगा नदी, और इस गंगा की सहायक नदी आएगी बड़ी यमुना। ठीक है, और ऊपर से जो आएगी यहाँ से वो आएगी ब्रह्मपुत्र। क्लियर? आज हमें इस तरीके से इस बहाव क्षेत्र को हमें पूरा का पूरा देखना है। इसमें लगभग हमारा पूरा का पूरा उत्तर का विशाल मैदान इसमें कवर होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो हमने सिंधु नदी के बारे में देखा था, सिंधु की जो सहायक नदियाँ थी वो इतना बड़ा इस क्षेत्र को कवर नहीं करती। यानी सबसे बड़ा जो उत्तर का विशाल मैदान है वो किस क्षेत्र में हमें मिलने वाला है? तो वो मिलने वाला है गंगा यमुना के क्षेत्र में मिलने वाला है। और उसमें भी अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मैदानी राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा मैदानी राज्य कौन सा है, तब आपका आंसर क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश। ये सब चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं कि सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा हिमालय राज्य कौन सा है, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें जो देखना था वो ये था कि ये सबसे पहले हमारे पास में गंगा नदी आ चुकी है। और गंगा की अगर हम देखते हैं तो ये दो शाखाओं से मिलकर के बनती है। एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा। ये दो शाखाओं से मिलकर के बनेगी। क्लियर है? उसके बाद में ये आगे मैदानों के अंदर उतर जाएगी और मैदानों के बाद में ये कहाँ चली जाएगी? बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराएगी। बंगाल की खाड़ी। क्लियर? तो यहाँ तक है।
तो अब हम एक एक स्टेप से समझने की कोशिश करेंगे इसको कि किस तरीके से नदी का उद्गम होता है। तो सबसे पहले देखिएगा नदी का उद्गम, जो गंगा नदी है उसमें आपने सुना ही है गंगा नदी के बारे में कि गंगा जो है वो शिव की जटाओं से उत्पन्न होती है, लेकिन विज्ञान जो है वो इसे नहीं मानता। तो इसलिए विज्ञान के दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें मिलेगा जो गंगा का उद्गम स्थान है वो मिलेगा गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री हिमनद। हिमनद क्या होते हैं? हिमनद होते हैं हिम की नदियाँ, हिम की नदियाँ। जो हिमनद है मतलब हिम है जो बर्फ़ है, उस बर्फ़ के पिघलने से या जो बर्फ़ जो होती है ऊपर पहाड़ों से पिघल करके आती है, जिस वे से वो आती है उस वे को हम हिमनद कहते हैं। और या इसे इंग्लिश के अंदर ग्लेशियर भी कहा जाता है, ग्लेशियर, ग्लेशियर। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, जहाँ से वो बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है। तो उस पिघलती हुई इस बर्फ़ से क्या होता है, इस नदी का यानी भागीरथी नदी का वहाँ से उद्गम होता है। ध्यान रखिएगा जो नदियाँ जो नदियाँ हिमनद से निकलेंगी वो नदियाँ, वहाँ आप देखोगे कि गंगा की बात कर लेते हैं तो गंगा के अंदर देखते हैं तो सर्दियों के अंदर यहाँ पर पानी का जो बहाव है वो स्लो रहेगा, और गर्मियों के अंदर ग्रीष्म ऋतु के अंदर इसका बहाव तेज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बर्फ़ जो है वो बहुत तेज़ी से पिघलना शुरू होगी, तो इस वजह से बहाव बहुत अधिक आएगा। क्लियर है ना? तो ऐसी नदियाँ जो होती हैं, जो हिमनद जिनका स्रोत होता है, वो नदियाँ बहुत अधिक बाढ़ का प्रकोप लाती हैं, बहुत अधिक बाढ़ का वो क्षेत्र बनाती हैं। ओके, तो भागीरथी का उद्गम हुआ। अब अलकनंदा जो है, अब अलकनंदा की बारी में अगर देखें तो अलकनंदा भी आगे अलग अलग लघु सरिताओं से मिलकर के बनी है, लघु सरिताओं से मिलकर के बनी है। जैसे एक हमारे पास में विष्णु धारा है और एक धौली धारा है, विष्णु धारा, और एक कौन सी रहेगी हमारे पास में, धौली धारा। तो इस प्रकार से ये दो अलग अलग धाराओं से मिलकर के बनती है। तो आगे भागीरथी और अलकनंदा मिल गई तो ये कहलाएगी गंगा नदी कहलाएगी, गंगा नदी कहलाएगी। और गंगा नदी जो है ये मैदानों में उतर जाती है, मैदानों में उतर जाती है कहाँ पे? हरिद्वार के निकट, हरिद्वार के निकट ये कहाँ पे आ जाती है? मैदानों में उतर जाती है, शिवालिक को छोड़ करके अब ये मैदानी क्षेत्र में आ जाएगी। तो आपने देखा होगा कि हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है तो कई बार तो पानी उसका बिल्कुल टॉप लेवल तक होता है, और कई बार उसमें स्नान करने के लिए अंदर तक चल करके जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसी कारण से कि इसमें बहाव कभी तेज़ हो गया, कभी कम हो गया। तो ये लगभग इसका 6 किलोमीटर का दायरा माना जाता है कि जो गंगा नदी है ये 6 किलोमीटर के दायरे में इसकी इतनी चौड़ाई है, इस चौड़ाई में ये बहती है। ओके, इसके बाद देखते हैं तो हरिद्वार के निकट ये मैदानों में आई, और उसके बाद में देखते हैं इसकी एक सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसका नाम है यमुना नदी, यमुना। तो यमुना जो है ये गंगा के अंदर मिल जाएगी इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद में मिल जाएगी, जिसका वर्तमान में नाम जो है वो प्रयागराज है, प्रयागराज इसका नाम है। तो ध्यान रखिएगा प्रयाग, यहाँ पे हम क्या ध्यान रखेंगे? प्रयाग नाम ध्यान रखेंगे। तो प्रयाग के निकट क्या हो जाता है? गंगा और यमुना का मिलन हो जाता है प्रयाग के निकट। तो यहाँ प्रयाग है तो गंगा यमुना का मिलन हुआ। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा का जहाँ मिलन होता है यहाँ पे आता है देवप्रयाग। क्या आता है यहाँ पे? देवप्रयाग आता है यहाँ पे, देवप्रयाग। तो देखिए पहले क्या आया? प्रयाग, फिर क्या आया? देवप्रयाग आया। तो देवप्रयाग के बाद में देखिए कौन सा देव आएगा? तो कौन सा देव की बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास में आएगा रुद्रदेव आएगा, रुद्रप्रयाग। ध्यान रखिएगा क्या आएगा? रुद्रप्रयाग। तो देखिए ये अपने पास 3 प्रयाग आ चुके हैं। प्रयाग पे गंगा यमुना मिली, देवप्रयाग पे अलकनंदा और भागीरथी मिली, और रुद्रप्रयाग पे विष्णुधारा और धौलीधारा यहाँ पे मिल जाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए ज़रा अब नीचे इधर गंगा यमुना की बात करते हैं। तो यमुना नदी जो है ये बंदरपूछ पहाड़ी के पश्चिमी डाल से, बंदरपूछ पहाड़ी है। ये जो बात चल रही है ये हमारी उत्तराखंड की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। तो बंदरपूछ पहाड़ी के निकट हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा यमुनोत्री हिमनद। ये यमुनोत्री हिमनद से कौन सी निकलेगी? यमुना नदी का उद्गम होगा। अब इस यमुना नदी के किनारे हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा हमारे पास में दिल्ली। सबसे पहले क्या है यहाँ पे? दिल्ली के बाद में आगरा आएगा, पहले आगरा, और फिर क्या आएगा? मथुरा।
तो दिल्ली, आगरा, मथुरा जो है ये किस नदी के किनारे पर है? तो ये यमुना नदी के किनारे पर है, यमुना नदी के किनारे पर है। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं तो देखते हैं यमुना की जो सहायक नदी की बात करें, अगर हम यमुना की सहायक नदी की बात करें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी, ठीक है। तो चंबल नदी जो है यमुना में मिलती जाकर के राजस्थान से होती हुई निकलती है ये। और चंबल के किनारे पर बात करें तो कोटा जो है हमें कहाँ मिलेगा? कोटा चंबल नदी के किनारे पर मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, इसके अलावा यहाँ से विंध्याचल पर्वतमाला से और भी पहाड़ियाँ और भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी नदियाँ। इसमें कौन सी आती है? बेतवा। एक नदी कौन सी आती है? बेतवा नदी आती है। एक आती है कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है जिसका नाम है केन नदी, केन नदी। ये क्या आ गया हमारे पास में? कैमूर की पहाड़ियाँ जिनके बारे में आपसे चर्चा हुई है, पहाड़ियाँ। तो कैमूर की पहाड़ियों से कैन नदी निकलेगी। अब यहीं से इसका जो विंध्याचल पर्वतमाला का जो आगे वाला जो सिरा है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये मेकोल का पठार कहलाता है। मेकोल का पठार कहलाता है। इस मेकोल के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। इसका नाम क्या है? अमरकंटक इसका नाम है। अमरकंटक से एक नहीं, दो नहीं, 3 नदियों का उद्गम होता है। कितनी नदियाँ? 3 नदियों का उद्गम होता है। यहाँ पर हम देखेंगे एक नदी तो यहाँ पे जाती है नर्मदा नदी जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और एक नदी आएगी हमारे पास यहाँ से निकलती हुई। ये पहले तो नदी इस तरफ जाती है, लेकिन आगे कैमूर की पहाड़ियाँ होने की वजह से वो नदी इस प्रकार से इस तरीके से टर्न हो जाती है। तो जहाँ पर ये जाकर के मिलेगी वहाँ पर हमें मिलेगा पटना। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? पटना, यानी बिहार की राजधानी जो पटना है वो कहाँ पर है? वो गंगा और सोन नदी के किनारे पर है, गंगा और सोन नदी के किनारे पर स्थित है। तो हम वापस गंगा नदी के पर आ चुके हैं। तो हमने देख लिया है गंगा की दाएं किनारे से मिलने वाली जो सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी हैं। तो उसमें यमुना और सोन 2 नदियाँ यहाँ पे आ जाती हैं। तीसरी नदी की बात करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा छोटा नागपुर का पठार मिलेगा। छोटा नागपुर पठार जो है, यहाँ से इसके पूर्वी डाल से हमें एक नदी मिलेगी जिसका नाम है दामोदर नदी का उद्गम होता है यहाँ से, छोटा नागपुर के पठार से होता है। तो दामोदर नदी जो है जहाँ जाकर के मिलती है, तो ये जिससे मिल रही है ना, ये इस शाखा का जो नाम है, क्योंकि ये जो अपनी गंगा नदी है ये यहाँ पर आकर के 2 शाखाओं में बट चुकी है। यहाँ पर क्या हो चुकी है? ये 2 शाखाओं में बट गई है। तो ये 2 शाखाओं में जहाँ बटी है तो इसलिए उसका नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम रहेगा यहाँ पे? तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इस नदी को भागीरथी हुगली कहते हैं। भागीरथी हुगली कहा जाता है, जो इसकी एक शाखा है। ये शाखा कहाँ से अलग हुई थी? तो ये फरक्का नामक स्थान से अलग हुई थी। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान है जहाँ से ये शाखा अलग हो जाती है, और इस शाखा को भागीरथी हुगली कहते हैं। और इस शाखा के किनारे पर अगर हम देखते हैं, बिल्कुल अंत में देखें जहाँ पर ये नदी जाकर के गिरती है, बंगाल खाड़ी में मिलती है, तो वहाँ हमें मिलेगा हल्दिया बंदरगाह। क्या मिलेगा हमें? हल्दिया बंदरगाह मिलेगा। और इसके ऊपर मिलेगा कोलकाता। तो कोलकाता जो शहर है, कोलकाता एक बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। तो कोलकाता शहर जो है ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। अकेला हुगली आ जाए तो भी चलेगा। इसे भागीरथी हुगली क्यों कहते हैं? क्योंकि देखेंगे आप जरा कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी का उद्गम अलकनंदा और भागीरथी से हुआ था। अब आप देखिए यहाँ पे कि इसका दाएं किनारे से कौन सी मिल रही थी? इसमें भागीरथी मिल रही थी। तो दाएं किनारे से मिली और यहाँ जाकर के फिर से दाएं किनारे में, यहाँ पे दायां जो हो गया, ये दायां है, तो यहाँ पर जाकर जो अलग हुई वो हुगली नाम दिया उसको, लेकिन इसे भागीरथी हुगली भी कहा जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी यहाँ पर आकर के मिल जाती है। तो ये थी दाएं किनारे की इसकी सहायक नदियाँ। अब हम देख लेते हैं बाएं किनारे की जो इसकी सहायक नदी है। तो बाएं किनारे की जो सहायक नदियाँ हैं वो सारी की सारी कहाँ से आएंगी? हिमालय पर्वतमाला से आएंगी। और वो सारी नदियाँ ही सदावाहिनी होंगी, क्योंकि वो हिमनद से आने वाली नदियाँ हैं, साल भर बहती रहेंगी। तो देखिए इसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। पश्चिम से पूर्व की ओर मैं इसका क्रम बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आएगी हमारे पास में रामगंगा।
रामगंगा, उसके बाद में आती है गोमती, गोमती, घाघरा, गंडक, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, कोसी और महानंदा, महानंदा। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं जो इसके बाएं किनारे से इसमें मिल रही हैं। ध्यान रखिएगा, ये बायां किनारा है तो बाएं किनारे से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उनका क्रम ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएंगी हमारे पास में। रामगंगा की बात करें तो रामगंगा जो नदी है तो ये इसकी इस तरफ से दाएं किनारे से आने वाली इसकी सहायक नदी सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है। और रामगंगा नदी जो है ये मिलेगी हमारे पास में कन्नौज के निकट, कन्नौज के निकट, कन्नौज के निकट ये किस में मिल जाएगी आकर के, गंगा नदी में मिल जाएगी, कन्नौज के निकट। गोमती की बात करें तो गोमती नदी पर स्थित है लखनऊ। लखनऊ क्या है? लखनऊ जल्दी से बताएंगे, लखनऊ क्या है? लखनऊ, तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो कहाँ पे है? गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं घाघरा। घाघरा जो नदी है ना, घाघरा नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है, जिसके 3 नाम हमें आगे जाकर के मिलेंगे। देखिए सबसे पहले जहाँ इसका उद्गम होता है वहाँ इसे गौरी गंगा कहा जाता है, गौरी गंगा। इसका उद्गम नेपाल से हो रहा है, गौरी गंगा इसे कहते हैं। उसके बाद में जैसे ही ये भारत और नेपाल की सीमा पर आती है, भारत नेपाल की सीमा पर आती है, तब इसे काली नदी कहते हैं, काली नदी, काली नदी कहेंगे। ठीक है, काली नदी। और जैसे ही ये घाघरा में मिलेगी, घाघरा में आकर के मिलेगी, उस समय इसे चौक नदी कहा जाएगा, चौक नदी, चौक नदी से कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा इन सब बातों को, और चौक नदी कहेंगे इसको। तो वास्तव में इसका पूरा जो नाम है वो क्या रहेगा? तो वो नाम रहेगा इसका शारदा, शारदा नदी है, ये शारदा नदी है। शारदा या जैसे कहते हैं सरयू, सरयू नदी, सरयू जिसके किनारे पर अयोध्या है, सरयू नदी के किनारे पर है। तो उत्तर प्रदेश में ध्यान रखिएगा शारदा सरयू इसका नाम है। इसे उद्गम स्थान पर गौरी गंगा कहते हैं, भारत और नेपाल की सीमा पर काली नदी कहते हैं, और बाद में इसे जहाँ ये घाघरा मिलती है वहाँ इसे चौक नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो ये आगे हमारे पास में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो गंडक, गंडक की बात करते हैं तो गंडक जो नदी है, गंडक जो नदी है ये भी रास्ता बदलने में बहुत माहिर है। और इसका जो उद्गम होता है ये धौलागिरी पर्वत और माउंट एवरेस्ट पर्वत के मध्य से होता है। धौलागिरी व एवरेस्ट, धौलागिरी व एवरेस्ट पर्वत के मध्य से इसका उद्गम होता है। किसका? गंडक नदी का। कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो ये बिहार में आकर के यहाँ मिलती है और ये बहुत अधिक रास्ता बदलती है, इसीलिए बाढ़ का प्रकोप बना रहता है, और जिस वजह से इसे बिहार का शोक कहते हैं। ज़्यादा कुछ इनके बारे में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी इसके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिर्फ इतने ही पूछे गए कि निम्न में से दाएं किनारे से मिलने वाली नदी कौन सी है, बाएं किनारे से मिलने वाली नदी कौन सी है गंगा के अंदर। लेकिन आगे से जो क्वेश्चन आगे पुट किए जा सकते हैं वो क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा की सहायक नदियों का क्रम बताइए। तो ये क्योंकि आगे क्वेश्चन इस प्रकार से बनते जा रहे हैं, अगर एग्जामिनर को अपन फॉलो करते जाए तो एग्जामिनर हर क्वेश्चन, हर एक एग्ज़ाम के समय क्या होता है, एक स्टेप आगे चलता है और एक स्टेप आगे हमारे लिए क्वेश्चन तैयार करता है। इसलिए आपके पास में जितनी नॉलेज है उस नॉलेज को अपने को सिर्फ एक स्टेप आगे लेकर के जाने की कोशिश करनी है, और जैसे ही हम एक स्टेप उसे आगे लेकर के जाएंगे तो आपका 100% सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। बने रहिएगा साथ में, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। आगे बढ़ते हैं। कोसी, उसके बाद में आती महानदी। महानंदा जो है, महानंदा नदी जो है ये दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। इसका पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से इसका उद्गम होता है, दार्जिलिंग से इसका उद्गम होता है।
ठीक है। तो बस इतनी बात इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। इस प्रकार से बाद में आकर के ये मिल जाएगी, तो अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास में जो पूरा सेटअप बन चुका है ये गंगा नदी का बन गया है। इसके बाद हम बात करते हैं तो हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो उससे पहले देखेंगे कि गंगा नदी जब जैसे ही बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में जैसे ही ये गंगा नदी प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से जाना जाएगा। और ऊपर से इधर से एक नदी और आएगी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के अंदर बात करते हैं तो उसे जमुना के नाम से जाना जाएगा। जमुना नदी के नाम से जाना जाएगा। और ये नदियाँ आगे जाकर के बहुत अधिक शाखाओं में बट जाएगी, और ये बहुत अधिक शाखाओं में बटने के कारण ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाएंगी। यहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बनाएंगी जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष जो है, सुंदरी नामक वृक्ष यहाँ पे बहुतायत में पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, गंगा यमुना का नहीं कहेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा इसे हम कहेंगे। ओके। ऊपर बात करते हैं तो यहाँ हमने कैलाश पर्वत के बारे में बात की थी। यहाँ कैलाश पर्वत था जहाँ से सिंधु नदी निकली थी, राक्षस ताल थी जिसे राक्षस ताल भी कहा गया। आपके कमेंट भी मैंने देखे थे, तो हाँ बिल्कुल उसे राक्षस ताल भी कहा जाता है। और दूसरी हमारे पास में यहाँ पे मानसरोवर झील हमें यहाँ पे मिली थी, मानसरोवर झील। अब देखिए इसका मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी कैलाश पर्वत के दक्षिण डाल से ही होता है, लेकिन हम इसे याद रखने के लिए रख लेते हैं कि हाँ ठीक है, इसका उद्गम जो है मानसरोवर झील से हो रहा है। तो इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे, मानसरोवर से इसका उद्गम हुआ और ये चली जो है इस प्रकार से आती हुई यहाँ इस प्रकार से जो है दिहांग गार्ज से होती हुई यहाँ पे अपने भारत में एंटर करेगी और आगे बढ़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के अंदर, जहाँ क्योंकि ये तिब्बत में आ रही है, तिब्बत से आ रही है, तो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। सांगपो जिसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाला, सांगपो कहते हैं इसको। तो ये सांगपो नदी कहलाती है। और इसके बाद में ये भारत में एंटर करती है, यांग याप दर्रे से करती है एंटर, यांग याप दर्रा, या फिर आप यहाँ पे दिहांग गार्ज भी कह सकते हैं। दिहांग गार्ज से इसकी एंट्री होती है, क्योंकि इसे भारत में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिहांग नदी के नाम से जाना जाएगा, दिहांग नदी के नाम से। तो पहला नाम इसका क्या आया? सांगपो के बाद में इसका नाम दिया हमने दिहांग नदी नाम दिया। और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाएगा, जमुना नदी के नाम से जाना जाएगा, जमुना। तो इस दिहांग नदी कहते हैं। और इस नदी की दो सहायक नदियां यहाँ पे दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित, इसकी दो सहायक नदियां बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं। दो सहायक नदियां जो है ये लोहित, क्योंकि लोहित नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया है, सड़क पुल बनाया गया है, जो कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। तो ध्यान रखिएगा उसके बारे में और सर्च करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि उसका नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो लोहित नदी होगी। ऊपर से इसमें देखेंगे तो ऊपर से इसमें आने वाली नदी जो है वो है तीस्ता नदी जो है ये नेपाल से इसका उद्गम होता है और ये भारत में से होती हुई बांग्लादेश में जाकर के ये इसमें मिलती है। तो तीस्ता नदी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो दिबांग है। यहाँ पर इन नदियों के मिलने के बाद में ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम कहलाती है, ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और यहाँ देखेंगे असम के अंदर, तो असम के अंदर इस नदी की शाखाएं बहुत हो जाती हैं, बहुत शाखाएं इसकी बढ़ जाती हैं अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर नौगम्य क्षेत्र है। नौगम्य क्षेत्र यानी कि जहाँ पर नौकाएं चलाई जा सकती हैं, यानी इतना फ्लैट में ये बहती है नदी कि ये जब अपन फर्श पे जब अपन पानी गिराते हैं तो वो एक वे में ना जा करके वो अलग अलग फैल जाता है। ऐसा ही इसके साथ में भी होता है, यहाँ पे ये अलग अलग शाखाओं में फैल जाती है, जिस वजह से पहले तो ये अलग अलग फैलेगी और आगे जा करके फिर ये एक हो जाएगी। इसलिए ये अपने बीच में एक द्वीप बनाएगी। द्वीप यानी ऐसा क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी होता है उसे द्वीप हम कहते हैं। तो यहाँ ये द्वीप का निर्माण करेगी।
तो इस द्वीप का जो नाम है, इसका नाम है मांजुली। मांजुली नाम है इसका, मांजुली द्वीप इसका नाम है, मांजुली। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। और 2016 के अंदर इसे भारत ने अपना एक नदीय द्वीपीय जिला घोषित किया है। ध्यान रखिएगा, मांजुली को भारत सरकार ने 2016 के अंदर क्या किया है, द्वीपीय जिला घोषित किया गया है। तो भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला कौन सा है, तो मांजुली। अब ये धीरे धीरे क्या होता है, इसका कटाव हो रहा है, धीरे धीरे इसका कटाव हो रहा है। कटाव होने की वजह से अब ये विलुप्त होने के कगार पे आ रहा है, मतलब इसमें संरक्षण की आवश्यकता है। तो इसको संरक्षित करने के लिए ही इसको जिला घोषित किया गया है और इसको विश्व विरासत सूची में, धरोहर सूची के अंदर शामिल करवाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, या ताजे पानी का द्वीप हम इसे कह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बताना मुझे मत भूला करें कि आपको ये आज की क्लास जो है वो कैसी लगी है। जल्दी से जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।